हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआरवी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टाइपिकली ट्रेडेड इन द मनी मार्केट? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऑप्शन डी कमर्शियल पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग। मनी मार्केट अल्पकाल से संबंधित होता है। मनी मार्केट वो सेंटर होता है, मुद्रा बाजार वो केंद्र होता है जहाँ पर कि अल्पकाल में जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, जो सिक्योरिटीज होती है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। टाइपिकली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली ट्रेडेड इन द मनी मार्केट इंक्लूड ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। मुद्रा बाजार में अल्पकालिक उधार और ऋणदाताओं का कारोबार किया जाता है। आमतौर पर 1 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट? ऑप्शन ए कॉमन स्टॉक्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी कमर्शियल पेपर, ऑप्शन डी प्रेफर्ड स्टॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, क्योंकि कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइपिकली दोज विद मैच्योरिटीज लॉन्गर देन 1 ईयर। पूंजी बाजार दीर्घकाल से संबंधित होता है और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो है कॉमन स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज M0 हाई पावर्ड मनी प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन ए सेविंग्स डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व हेल्ड बाय बैंक्स, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उच्च शक्ति वाला पैसा मुख्य रूप से किससे बना होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रचलन में मुद्रा और बैंकों द्वारा रखे गए भंडार। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व्स held by banks. M0 also known as high-powered money or the monetary base consists primarily of currency in circulation, notes and coins held by public and reserve held by commercial bank at the central bank. Next question is which of the following best describes the gilt-edged market? Option A a market for high risk venture capital investments, option B a market for securities issued by private corporations, option C a market for high quality government bonds, option D a market for short term commercial papers. निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गिल्ट एज्ड मार्केट को सबसे अच्छा दर्शाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी बॉन्डों का बाजार। अ मार्केट फॉर हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि गिल्ट एज्ड मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेपो रेट प्राइमरीली इंडिकेट? ऑप्शन ए द रेट एट विच बैंक्स lend to each other overnight, option B the rate at which the central bank
buys government securities from banks. Option C, the rate at which the central bank lends to commercial banks against government securities. Option D, the rate at which banks offer fixed deposit to customers. रेपो दर मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, the rate at which the central bank lends to commercial bank against government securities. रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर एक सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रेपो रेट इज द रेट at which the central bank lends money to commercial bank against government securities. रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर एक सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन सी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरकारी खर्च। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स used by the central bank to control the money supply and influence interest rate in the economy. मौद्रिक नीति के उपकरण वे औजार हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an instrument of fiscal policy? Option A, government taxation, option B, government spending, option C, open market operations, option D, public debt insurance. निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजन रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और खर्च से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी डेफिसिट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन पब्लिक फाइनेंस, इट इज कैलकुलेटेड एज। ऑप्शन ए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑप्शन सी फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन डी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर? ऑप्शन ए एक्सटर्नलिटीज, ऑप्शन बी पब्लिक गुड्स, ऑप्शन सी मोनोपोलीज, ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार की विफलता का कारण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन।
Next question is, which of the following is a key feature of public goods? Option A, rivalrous consumption. Option B, excludability. Option C, non-excludability and non-rivalrous consumption. Option D, price elasticity. सार्वजनिक वस्तुओं की एक मुख्य विशेषता कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैर अपवर्जनीयता और गैर प्रतिस्पर्धात्मक खपत। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरस कंजम्पशन। Public goods are defined by two main features, non-excludability and non-rivalrous consumption. Next question is, which of the following best describes a common good? Option A, non-excludable and non-rivalrous. Option B, excludable and non-rivalrous. Option C, non-excludable and rivalrous. ऑप्शन डी, एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। साधारण वस्तु का कौन सा विवरण सबसे अच्छा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। कॉमन गुड्स, also known as common pool resources, are characterized by being non-excludable and rivalrous. non-excludable का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी कमोडिटी के लिए पे नहीं कर रहा है तो हम उस पर्सन को उसके कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते। और कॉमन गुड नेचर में राइवलरस होता है। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी कमोडिटी का यूज करता है तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। Next question is, who is credited with popularizing the concept of the tragedy of the commons? Option A, Adam Smith. Option B, Garrett Hardin. Option C, J.M. Keynes. Option D, Milton Friedman. Right answer is option B, Garrett Hardin. Next question is, what is the primary issue caused by the free rider problem? Option A, inefficient allocation of resources due to monopolistic practices. Option B, overproduction of goods due to lack of regulation. Option C, under provision of public goods because individual can benefit without paying. Option D, excessive government intervention in private markets. फ्री राइडर समस्या के कारण मुख्य मुद्दा क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सार्वजनिक वस्तु की कम आपूर्ति क्योंकि व्यक्ति बिना भुगतान किए लाभ उठा सकता है। ऑप्शन सी, अंडर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बिकॉज इंडिविजुअल कैन बेनिफिट विदाउट पेइंग। Free rider problem occurs when individual can benefit from a good or service without directly paying for it, leading to under provision of that goods and services. फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड के केस में होती है जिसमें लोग बिना पैसे पे किए पब्लिक कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द key difference between moral hazard and adverse selection? Right answer is option B. Moral hazard refers to behavior changes after a transaction while adverse selection refers to problem arising before a transaction due to asymmetric information. Moral hazard, दिस इशू अराइजेज आफ्टर अ ट्रांजैक्शन और अग्रीमेंट। मॉरल हैजार्ड एक ऐसा इशू है जो ट्रांजैक्शन या फिर अग्रीमेंट के बाद अराइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल,
जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपना इंश्योरेंस किया है, उसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा रिस्की एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका सारा जो खर्चा है, जो सारी पेमेंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसीलिए वो अब रिस्की एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है, ज़्यादा रिस्की एक्टिविटी कर रहा है। सेकंड है एडवर्स सिलेक्शन। दिस प्रॉब्लम अकर्स बिफोर अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जो एडवर्स सिलेक्शन है वो ट्रांजैक्शन के पहले होती है, ड्यू टू असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो दो पार्टी हैं उनके पास इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। वेयर वन पार्टी हैज़ मोर और बेटर इंफॉर्मेशन देन अदर। किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो किसी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक सेलर है और एक बायर है। जो सेलर है उसने अपनी सेकंड हैंड कार को सेल करना है, और जो दूसरा बायर है उसने जो फर्स्ट पर्सन की सेकंड हैंड कार है उसको परचेज करना है। जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसके पास उस कार की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जो सेकंड है, जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसके पास उस कार की कम इन्फॉर्मेशन है। इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो दूसरे के पास कम इन्फॉर्मेशन है। इसी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनन ऑफ टैक्सेशन वर फॉर्मुलेटेड बाय विच इकोनॉमिस्ट? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जे.एम. केन्ज, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात की है, और उन्होंने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए थे। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है सर्टेनिटी, एंड थर्ड है कन्वीनियंस, एंड फोर्थ है इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी एन.के. सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड 16th फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन ए एन.के. सिंह, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी रघुराम राजन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कुजनेट वक्र को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व परिकल्पना यह सुझाव देती है कि जैसे जैसे एक देश की आय बढ़ती है, पर्यावरणीय बिगड़ना शुरू में बढ़ता है और फिर एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद घटता है। The environment Kuznets curve hypothesis suggests that as a country's income increases, environmental degradation initially increases, then decreases after reaching a certain level of income. Environmental Kuznets curve is a theory that proposes a relationship between environmental quality and economic development. According to this hypothesis, जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो होती है तो स्टार्टिंग में उसका इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जाता है, लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन इन्वायरमेंट क्वालिटी।
लेकिन एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ इन्वायरमेंट की क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलर्स रूल टेल्स। टेलर नियम क्या बताता है? ऑप्शन फर्स्ट, हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी सेट्स इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन सेकंड, हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स बैंक रेट। ऑप्शन थर्ड, हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स एक्सचेंज रेट। हाउ गवर्नमेंट डिसाइड द टैक्स रेट टू इंक्रीज द टैक्स बेस। Right answer is option first. How monetary authority sets interest rate in response to economic activity. आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दर कैसे निर्धारित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक मूल्य निर्धारण विधि को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड एक्सेसेस द वैल्यू ऑफ नॉन-मार्केट environmental goods based on individual stated willingness to pay or accept compensation for changes in environmental quality. Contingent valuation method is a survey-based technique used to estimate the value of non-market environmental goods. कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड एक सर्वे बेस्ड टेक्निक है नॉन मार्केट गुड जैसे इन्वायरमेंटल गुड्स की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड एक सर्वे बेस्ड टेक्निक है। इस मेथड में क्या होता है कि सर्वे के माध्यम से इंडिविजुअल से ये पूछा जाता है कि वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट में लॉस हो रहे हैं उसको कम से कम करने के लिए कितना बिलिंग है पे करने के लिए। बाय आस्किंग इंडिविजुअल हाउ मच they would be willing to pay for specific improvement or to avoid certain losses in environmental quality. Next question is the optimal theory of population was propounded by which economist? Option A Thomas Malthus, option B David Ricardo, option C Alfred Marshall, option D Edwin Kennan. आदर्श जनसंख्या सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी एडविन कैनन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज डेवलप्ड बाय एडविन कैनन। दिस थ्योरी suggests that there is an optimal population size that maximize the welfare of a society. ऑप्टिमल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन साइज होता है जहां पर एक सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए regulating the stock exchange and securities market. Option B protecting the interest of investor in securities. Option C issuing new currency notes for the country. Option D prohibiting fraudulent and unfair trade practices in securities market. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी देश के लिए नए मुद्रा नोट जारी करना। ऑप्शन सी इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स फॉर द कंट्री। एक देश के लिए न्यू करेंसी नोट इशू करना सेबी का नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक का काम है जो कि इंडिया में आरबीआई करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि नोट इशू करना सेबी का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The problem of adverse selection arises due to option A. Asymmetrical information, option B. No information, option C. Full information, option D. Wrong information. Right answer is option A. Asymmetrical information. Next question is, according to Milton Friedman, quantity theory of money is the theory of option A. Value of money, option B. Price determination, option C. Nominal income, option D. Demand for money. Right answer is option D. Demand for money. Next question is, the main features of treasury bills are that option A. They are issued at a discount and are repaid at par on maturity. Option B. They have low liquidity on account of their short tenure. Option C. There is no default risk. Option D. They offer an assured yield. Option E. They have a high transaction cost. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए, सी एंड डी। सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिपेड एट अ पार ऑन मैच्योरिटी। जो ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, दे हैव लो लिक्विडिटी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो ट्रेजरी बिल होता है इसमें लो नहीं बल्कि हाई लिक्विडिटी होती है, इसीलिए बी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी, देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि ट्रेजरी बिल में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, इसीलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, दे ऑफर एन अश्योर्ड यील्ड, डी भी इसका राइट ऑप्शन है। ई ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे हैव अ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ई ऑप्शन इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ट्रेजरी बिल के केस में हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following objectives are correct for the public sector? Option A. To create employment opportunities. Option B. To promote balanced regional growth. Option C. To promote agriculture growth. Option D. To promote rapid economic development. Option E. To promote the banking sector of the economy. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट बैंकिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द same monetary base, which of the following will lead to an increase in broad money? समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट, वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग आदत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज? ऑप्शन 1, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व। ऑप्शन 2, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ऑप्शन 3, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन 4, करेंसी डिपॉजिट रेशो। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व। मॉनेटरी बेस को हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, जिसको हम M0 से डिनोट करते हैं।
Next question is, which of the following best defines the natural growth rate of a population? Option A, the difference between the birth rate and the death rate. Option B, the net migration rate. Option C, total fertility rate. Option D, population density. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. Natural rate of growth of a population is calculated by subtracting the death rate from the birth rate. It reflects the increase or decrease in population without considering migration. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की गणना मृत्यु दर से जन्म दर घटाकर की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which demographic transition stage is characterized by high birth rates and rapidly declining death rates? Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और तेजी से घटती मृत्यु दर होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चरण 2, Stage 2. In Stage 2 of the demographic transition, death rates decline significantly due to improvement in healthcare, sanitation, and nutrition, while birth rate remains high, leading to rapid population growth. 5 stages of demographic transition. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 5 स्टेज हैं. सबसे पहले स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं. फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे. सेकंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ रेट फॉल्स रैपिडली. डेथ रेट फॉल होने लग जाता है सेकंड स्टेज में. स्टेज 3 में क्या होता है, बर्थ रेट फॉल करने लगता है, डेथ रेट भी फॉल होता है लेकिन फॉल्स मोर स्लोली. थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी फॉल होता है और डेथ रेट भी फॉल होता है. फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाते हैं. स्टेज 5 में बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो होता है. ये थे हमारे 5 स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a method of debt redemption? Option A, sinking fund. Option B, debt refinancing. Option C, conversion of debt into equity. Option D, increasing the interest rate on existing debt. निम्नलिखित में से कौन ऋण मोचन की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मौजूदा ऋण पर ब्याज दर बढ़ाना. ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, उनको आपस में मैच करना है. लिस्ट 1 में दिया है रामसर कन्वेंशन, वेजल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट. और लिस्ट 2 में दिया है ओजोन लेयर डिप्लेशन, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल. तो चलिए मैच करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. सबसे पहला है रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. ए का हो जाएगा थर्ड. ए का थर्ड सिर्फ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कट हो जाएंगे. नेक्स्ट मैच करते हैं वेजल कन्वेंशन. वेजल कन्वेंशन रिलेटेड है
कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। इसलिए बी का हो जाएगा 4। बी का फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लेशन से, सी का 1 हो जाएगा। और डी मैच कर लेते हैं पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट रिलेटेड है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसीलिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following are money market instruments? Option A 91 days treasury bill, option B commercial paper, option C certificates of deposit issued by bank, option D 5-year government bond। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ए, बी एंड सी। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं और 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन सी एनिमल राइट्स, ऑप्शन डी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों द्वारा विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी लिंग समानता, ऑप्शन सी पशु अधिकार, ऑप्शन डी स्वच्छ पानी और स्वच्छता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पशु अधिकार। एनिमल राइट्स, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लेकिन एनिमल राइट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में अडॉप्ट किया गया है, इसमें 17 गोल हैं। क्लाइमेट चेंज गोल नंबर 13 है, जेंडर इक्वालिटी गोल नंबर 5 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं। फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 गोल नंबर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 गोल नंबर है क्लाइमेट एक्शन, 14 गोल नंबर है लाइफ बिलो वाटर, 15 गोल नंबर है लाइफ ऑन लैंड, 16 गोल नंबर है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 गोल नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्वेश्चन नंबर 36 द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। Ease of doing business report is released by the World Bank. Question number 37 the global competitiveness index is released by which organization? Option A World Bank, option B IMF, option C World Economic Forum, option D United Nations Conference on Trade and Development.
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएनडीपी। Question number 39. Disguised unemployment can often be observed in which sector? Option A information technology, option B manufacturing, option C agriculture, option D finance. छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अक्सर देखी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, कृषि, वित्त। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि, एग्रीकल्चर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, और हम जो एक्स्ट्रा पर्सन काम में लगे हुए हैं अगर उनको काम से निकाल भी देते हैं तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत में काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस खेत में 3 के बजाय 5 लोग काम कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हम काम से निकाल भी देते हैं फिर भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन? ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी फिशरीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा was enacted in India in which year? Option A 1962, option B 1973, option C 1981, option D 1999। भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1973। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में लागू किया गया था। फेरा को बाद में 1999 में फेमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI was established in which year? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1964। भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1948। IFCI was established in 1948. Question number 43, the first 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A Lewis model, option B Harrod-Domer model, option C Solow model, option D Rostow model। राइट आंसर इज ऑप्शन बी Harrod-Domer model।
Question number 44. The second 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A. Mahalanobis model. Option B. Herod-Domer model. Option C. Solo model. Option D. Lewis model. भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महालनोबिस मॉडल। सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया implemented from 1956 to 1961 was primarily based on the Mahalanobis model. Question number 45. In which year was the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme launched? Option A 2016, Option B 2018, Option C 2019, Option D 2020. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम 6,000 रुपये पर ईयर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। क्वेश्चन नंबर 46. इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1949. RBI was nationalized on 1st January 1949. RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46. इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1890. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1875. Bombay Stock Exchange was established in 1875. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग GST पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में GST नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, GST काउंसिल, वस्तु और सेवा कर परिषद। क्वेश्चन नंबर 48. हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोफेसर राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। विशेष आहरण अधिकार SDR किस संगठन द्वारा अपने सदस्य देशों को आवंटित किए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आज का लास्ट क्वेश्चन है. इन विच ईयर वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015,
Option D 2016. Right answer is option C 2015. Which of the following best describes the main principle of mercantilism? Nations should focus on free trade and minimal government intervention in the economy. Nations should strive to achieve a positive balance of trade by maximizing exports and minimizing imports. Third option है nations should allow market forces to determine the allocation of resources without any government involvement. Fourth option है nations should prioritize technological innovation to drive economic growth and development. नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्रों को मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन है राष्ट्रों को निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करके व्यापार का सकारात्मक संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सी ऑप्शन है राष्ट्रों को संसाधनों के आवंटन का निर्धारण बाजार बलों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के करने देना चाहिए। डी ऑप्शन है राष्ट्रों को आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रों को निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करके व्यापार का सकारात्मक संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट। Mercantilism is an economic theory that was prominent in Europe from the 16th to 18th century. The main principle of mercantilism is that a nation's wealth and power are best served by increasing export and collecting precious metals like gold and silver while minimizing import to create a favorable balance of trade. मर्केंटलिज्म इस बात में बिलीव करते थे कि हमें अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गोल्ड और सिल्वर एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करने चाहिए, कलेक्ट करने चाहिए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट को मिनिमम करना चाहिए, कम से कम इंपोर्ट करने चाहिए। वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रमुख था। वाणिज्यवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी राष्ट्र की संपत्ति और शक्ति को निर्यात को बढ़ाकर और सोने और चांदी जैसे मूल्यवान धातु को एकत्रित करके और आयात को कम से कम करके सबसे अच्छी सेवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is credited with the development of the gravity model of international trade in 1962? Adam Smith, Paul Krugman, Jan Tinbergen, David Ricardo। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ग्रेविटी मॉडल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन टिनवर्जन। Gravity model of international trade was developed by Jan Tinbergen in 1962. The model is used to predict bilateral trade flows between two countries based on their economic size and the distance between them. ग्रेविटी मॉडल ये बोलता है कि अगर दो देशों के बीच में कम डिस्टेंस है तो उनके बीच में ज़्यादा ट्रेड होगा और अगर दो देशों का जो इकोनॉमिक साइज है अगर वो बड़ा होगा तब भी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इससे ट्रेड का वॉल्यूम रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who developed the product life cycle theory in international trade? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेमंड बर्नौन। Product life cycle theory was developed by economist Raymond Vernon in 1966. This theory explains how a product's production and trade patterns evolve over time. Next question is, which of the following best describes the concept of immersive growth in international trade theory? फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट लीड्स टू अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन नेशनल वेलफेयर ड्यू टू इन्हांस्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ऑप्शन बी इकोनॉमिक ग्रोथ दैट रिजल्ट इन अ वर्सनिंग ऑफ अ कंट्रीज टर्म ऑफ ट्रेड पोटेंशियली leading to a decline in overall welfare despite increased output. Option C. Economic growth that generates new market and increases trade opportunities, thereby improving national welfare. Option D. Economic growth that causes a decrease in unemployment and an increase in income levels across the country. इमर्साइजिंग ग्रोथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, economic growth that result in a worsening of a country's term of trade, potentially leading to a decline in overall welfare despite increased output. Immersive growth was introduced by economist Jagdish Bhagwati. It describes a situation where economic growth in a country could lead to a worsening of its terms of trade, meaning that country must export more to import the same amount of goods, which can reduce its overall welfare. This phenomena occurs when a country's increased production leads to a drop in the prices of its export goods related to the price of its import goods, causing the countries to be worse off despite producing more. इमर्साइजिंग ग्रोथ का कंसेप्ट जगदीश भगवती ने दिया था। इमर्साइजिंग ग्रोथ क्या होती है कि जब एक इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट है मतलब प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होती है और जो एक्सपोर्ट है उसके प्राइस गिर जाते हैं। एक्सपोर्ट के प्राइस कम होने से क्या होता है कि अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन जो इम्पोर्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ गुड ही इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात करती है इमर्साइजिंग ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैरिफ फॉर अ कंट्री? द टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस, टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइजेज नेशनल वेलफेयर, टैरिफ रेट दैट एलिमिनेट्स ऑल इंपोर्ट्स। इनमें से कौन सा कथन किसी देश के लिए शुल्क के अनुकूल स्तर को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइजेज नेशनल वेलफेयर। वह शुल्क दर जो राष्ट्रीय कल्याण को अधिकतम करती है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैरिफ for a country is the tariff rate that maximizes national welfare, which includes the overall economic benefit to the country as a whole. किसी देश के लिए शुल्क का अनुकूल स्तर वह शुल्क दर होती है जो राष्ट्रीय कल्याण को अधिकतम करती है, जिसमें देश के समग्र आर्थिक लाभ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कस्टम यूनियन? फर्स्ट ऑप्शन है
an agreement between countries to reduce tariff on certain goods. Option B. A group of countries that have eliminated tariffs and other trade barriers among themselves and have adopted a common external tariff against non-members. Option C. A group of countries that have a common currency and a unified monetary policy. Option D. An organization that provides financial aid to developing countries. कस्टम यूनियन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. A group of countries that have eliminated tariffs and other trade barriers among themselves and have adopted a common external tariff against non-member. कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जो मेंबर कंट्री होते हैं उन पे किसी तरह का टैरिफ नहीं होता, वो फ्री ट्रेड करते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उन पे सेम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाता है. सभी कंट्री कॉमन टैरिफ लगाती है. Custom union is a type of trade agreement in which a group of countries agree to eliminate tariffs and other trade barriers among themselves while adopting a common external tariff on imports from non-member countries. This arrangement helps to facilitate free trade between member countries while maintaining a unified trade policies toward the rest of the world. कस्टम यूनियन में क्या होता है, जो मेंबर कंट्री होती है वो आपस में फ्री ट्रेड कर रही होती है और जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उनमें वो सारी मेंबर कंट्री यूनिफाइड या एक कॉमन टैरिफ लगा रही होती है. ठीक है, कॉमन रेट ऑफ टैरिफ लगा रही होती है जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उनके इम्पोर्ट पे, और जो मेंबर कंट्री होती है वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर रही होती है बिना किसी टैरिफ के. कस्टम यूनियन एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें देशों का एक समूह आपस में शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने और गैर सदस्य देशों से आयात पर एक सामान्य बाहरी शुल्क अपनाने पर सहमत होता है. यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाती है जबकि बाकी दुनिया के प्रति एकीकृत व्यापार नीति बनाए रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the primary purpose of the International Monetary Fund? Option A. To provide long-term loans to developing countries for infrastructure projects. Option B. To facilitate international trade by removing trade barriers among member countries. Option C. To ensure the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries facing balance of payments problems. Option D. To administer international environmental agreements and coordinate global climate policies. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. To ensure the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries facing balance of payment problems. संतुलन भुगतान समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना. The primary purpose of International Monetary Fund is to maintain the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries that are experiencing balance of payment problems. IMF मेंबर्स कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है. जिस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही होती है IMF उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है ताकि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए. To provide financial assistance to developing countries for infrastructure projects.
Option B. To facilitate international trade by promoting the reduction of trade barriers and ensuring fair competition among member countries. Option C. To coordinate global monetary policy and provide loans to countries in economic distress, to regulate international labor standards and improve working conditions worldwide। विश्व व्यापार संगठन का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड ensuring फेयर कंपटीशन अमंग मेंबर कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, व्यापार बाधाओं को कम करने को प्रोत्साहित करना और सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। World Trade Organization (WTO) aims to facilitate international trade by promoting the reduction of trade barriers such as tariff and quotas and ensuring that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible among member countries. WTO also works to ensure fair competition and resolve trade disputes between member countries. विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, व्यापार बाधाओं जैसे शुल्क और कोटा को कम करने को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि व्यापार सदस्य देशों के बीच सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चले। WTO निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries is not a member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)? भूटान, मालदीव्स, चाइना, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) consists of 8 member countries in South Asia. SAARC की 8 मेंबर्स कंट्री हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चाइना SAARC की मेंबर कंट्री नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ में दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। World Bank Group consists of 5 institutions:
International Bank for Reconstruction and Development IBRD, सेकंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC एंड फोर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ये 5 इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not typically considered a feature of developing countries? High levels of poverty, advanced industrial infrastructure, low per capita income, dependence on agriculture। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? उच्च स्तर की गरीबी, उन्नत औद्योगिक अवसंरचना, कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर निर्भरता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्नत औद्योगिक अवसंरचना, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग कंट्रीज की फीचर है। गरीबी, कृषि पर निर्भरता और कम प्रति व्यक्ति आय एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है, लेकिन एक उन्नत औद्योगिक अवसंरचना एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Developing countries are often characterized by several features. High levels of poverty. Many developing countries have significant poverty rates. Low per capita income. Developing countries generally have lower per capita income compared to developed nations. Dependence on agriculture. Developing economies often rely heavily on agriculture as a primary sector for employment and income. High levels of poverty, low per capita income और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग कंट्री की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ द हेरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑप्शन ए, it emphasizes the role of technological innovation in driving economic growth. It focuses on the relationship between investment, savings, and economic growth. It explains the impact of monetary policy on inflation and unemployment. It highlights the importance of labor market reforms for sustainable economic development. हेरेड-डोमर आर्थिक वृद्धि मॉडल की एक प्रमुख विशेषता को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा बयान वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह निवेश, बचत और आर्थिक वृद्धि के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। हेरेड-डोमर model is an economic theory that emphasizes the relationship between investment, saving, and economic growth. Next question is, in the solo growth model, what is the primary role of technological progress? Option A, to increase the saving rate directly. Option B, to ensure the rate of population growth. Option C, to shift the production function upward, leading to higher output per worker. Option D, to increase the rate of capital depreciation. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड, लीडिंग टू हायर आउटपुट पर वर्कर। इन सोलो मॉडल, technological progress plays a crucial role in long-term economic growth. Its primary impact is to shift the production function upward, leading to higher output per worker. Technological progress is considered as exogenous factor
that enhance the efficiency of production. It shifts the production function upward, which means that for any given level of capital and labor, the output increases. Next question is, which of the following is a key feature of endogenous growth theory? Option A. Technological progress is treated as an exogenous factor. Option B. The model assumes diminishing returns to capital and labor. Option C. Economic growth is primarily driven by factors within the economy such as human capital and innovation. Option D. The focus is on short-term fluctuation in economic activity. एंडोजीनियस वृद्धि सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरीली डिराइवन बाय फैक्टर्स विद इन द इकोनॉमी सच एज ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन. आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक कारकों जैसे मानव पूंजी और नवाचार द्वारा प्रेरित होती है. Endogenous growth theory, developed in response to the limitation of the solo growth model, focuses on factors within the economy that derive long-term growth. Key factors include economic growth is primarily driven by factors within the economy such as human capital and innovation. Next question is, the big push theory of economic development is associated with which economist? Joseph Schumpeter, Paul Samuelson, W. Rostow, Rothstein Rodan. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोजेस्टीन रोडान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस इज रिटन बाय विच इकोनॉमिस्ट? अमर्त्य सेन, ए. ओ. हिरिशमैन, गुनार मिर्डल, पॉल सैमुएल्सन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुनार मिर्डल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लुईस ड्यूअल सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर transitioning labor from the traditional sector to the modern sector? Option A. Government subsidy to the traditional sector. Option B. Higher wages in the modern sector, attracting labor from the traditional sector. Option C. International trade agreements that favor the traditional sector. Increased technological advancement in the traditional sector. लुईस द्वितीय क्षेत्र मॉडल के अनुसार परंपरागत क्षेत्र से आधुनिक क्षेत्र में श्रमिकों के स्थानांतरण के लिए प्राथमिक तंत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हायर वेजेस इन द मॉडर्न सेक्टर, अट्रैक्टिंग लेबर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्टर. आधुनिक क्षेत्र में उच्च वेतन जो परंपरागत क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI was developed by which of the following? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिस डेविड मॉरिस. Physical quality of life index was developed by Maurice D. Morris. Next question is, which of the following dimension is not included in the Human Development Index? Life expectancy at birth, gross national income per capita, mean year of schooling, access to clean water. निम्नलिखित में से कौन सा आयाम
मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ जल की उपलब्धता, एक्सेस टू दी क्लीन वाटर। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग HDI के डायमेंशन है, लेकिन एक्सेस टू दी क्लीन वाटर HDI का डायमेंशन नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस? 2005, 2007, 2010, 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोबिन टैक्स इज अ टैक्स ऑन? ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शंस इन दी शेयर मार्केट, ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शंस इन दी मनी मार्केट, ऑप्शन सी, ट्रांजैक्शंस इन दी कमोडिटी मार्केट, ऑप्शन डी, ट्रांजैक्शंस इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजैक्शंस इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल डुअलिज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय? हिगिंस, H. Mint, W. A. Lewis, R. नर्क्से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, H. Mint। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेजिंग रेफर्स टू? ऑप्शन ए, द एक्सेप्टेंस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ऑप्शन बी, द कवरिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन, ऑप्शन डी, फॉरेन एक्सचेंज आर्बिट्रेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द कवरिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व्स इन द एनालिसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी? J. E. Mead, A. Marshall, A. P. Lerner, B. Ohlin। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, J. E. Mead। Which state in India had the highest population according to the 2011 census? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, बिहार, ऑप्शन डी, वेस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ऑप्शन सी, केरला, ऑप्शन डी, गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे अधिक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोवा। According to the 2011 census, Goa had the highest level of urbanization among all Indian states with 62.17%। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक था, जहां 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इन इंडिया हैड द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए, बिहार, ऑप्शन बी, असम, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे कम था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
हिमाचल प्रदेश. According to 2011 census, Himachal Pradesh had the lowest level of urbanization among all Indian states, with only 10% of its population living in urban areas. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम था, जहां केवल 10% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। Question number 4. According to the 2011 census, how many districts were there in India? Option A 593, Option B 640, Option C 650, Option D 565. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 640. Question number 5. The Finance Commission in India is constituted under which article of the Indian Constitution? Option A Article 270, Option B Article 280, Option C Article 275, Option D Article 265. भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 280. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इशूइंग करेंसी नोट्स, ऑप्शन बी regulating foreign exchange rates, Option C conducting commercial banking operations, Option D supervising and regulating banks. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन करना, कंडक्टिंग कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस. Question number 7. Which sector was given the highest priority in the first 5-year plan of India? Option A Industrial sector, Option B Agricultural sector, Option C Education sector, Option D Health sector. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर. फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980. भारत में पहली औद्योगिक नीति प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1948. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ईयर was the new economic policy introduced in India? Option A 1991, Option B 1995, Option C 2000, Option D 2005. भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1991. New economic policy was introduced in India in 1991. इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था: LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर was the
Securities and Exchange Board of India established? Option A 1988, option B 1992, option C 1995, option D 2000. Right answer is option A 1988. Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established in 1988. सेबी को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006. Right answer is option B 2002. Prevention of Money Laundering Act was enacted in 2002. Question number 12. The Blue Revolution in India is primarily associated with which of the following? Option A enhancement of the dairy industry, option B improvement of fish production and aquaculture, development of high-yielding crop varieties, option D expansion of the steel and iron industry. Right answer is option B improvement of fish production and aquaculture. Question number 13. The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in which year? Option A 1951, option B 1969, option C 1975, option D 1991. भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969. Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in 1969. It was later replaced by the Competition Act 2002. MRTP एक्ट को 1969 में लागू किया गया था और 2002 में कंपटीशन एक्ट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो. विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिनेवा, स्विट्जरलैंड. WTO is an international organization that regulates international trade. WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है. WTO was established on 1st January 1995. Question number 15. Where is the headquarter of the International Monetary Fund located? Option A London, option B Washington DC, option C Paris, option D Frankfurt. IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC. IMF is an international organization that aims to promote global economic stability and growth. IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में स्थित है. IMF was established in 1944 at Bretton Woods Conference and came into formal existence in 1945. Question number 16. Where is the headquarter of the World Bank located? Option A London, option B Washington DC, option C Tokyo, option D Paris. विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC.
Question number 17. Which organization is known as the soft loan window of the World Bank Group? Option A. International Finance Corporation. Option B. International Monetary Fund. Option C. International Development Association. Option D. Multilateral Investment Guarantee Agency. विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था उदार ऋण खिड़की के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 18. As of July 2024, who is the current governor of the Reserve Bank of India? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी विमल जालान। जुलाई 2024 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। Which of the following is not a method used to measure national income in India? Option A income method, option B expenditure method, option C production method, option D market value method. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाजार मूल्य विधि, क्योंकि आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि तीनों ही विधि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, लेकिन बाजार मूल्य विधि राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29. Which type of inflation occurs when there is a persistent increase in the price level due to an increase in aggregate demand? Option A cost push inflation, option B demand pull inflation, option C built-in inflation, option D hyperinflation. किस प्रकार की महंगाई तब होती है जब समग्र मांग में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मांग धक्का महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब अकर होता है जब एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ measure of inflation? Option A consumer price index, option B wholesale price index, option C producer price index, option D human development index. निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का मापदंड नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। CPI, WPI, PPI ये तीनों ही मुद्रास्फीति को मापने के मापदंड है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मुद्रास्फीति को मापने का मापदंड नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31. हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 2023? 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोडिया गोल्डिन। इन 2023, क्लोडिया गोल्डिन was awarded in the Nobel Prize in Economic Science for her extensive research on gender disparities in the labor market. Question number 32. Which of the following is not a part of the primary sector?
ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है, लेकिन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी सेक्टर का नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, द ग्रे रेवोल्यूशन इज associated with which of the following sectors? Option A information technology, option B horticulture, option C fertilizers, option D dairy production। ग्रे क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। Grey Revolution refers to the significant increase in the production and use of fertilizers. Question number 34. The Make in India scheme was launched in which year? Option A 2012, option B 2014, option C 2016, option D 2018। भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2014। मेक इन इंडिया स्कीम was launched by the Government of India in September 2014. Question number 35. The Mudra scheme was launched in which year? Option A 2013, option B 2015, option C 2017, option D 2019। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2015। मुद्रा स्कीम was launched by the Government of India in April 2015। मुद्रा स्कीम 3 कैटेगरी में लोन ऑफर करती है, शिशु, किशोर, तरुण। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।